हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो ये क्लास है कल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा देर की क्लास नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपको हल करा रहा था उसकी तीसरी क्लास प्रोवाइड करूंगा, जिसमें जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रह गए हैं और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रह गए हैं उनको मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। सॉल्व ही नहीं कराने वाला हूँ, बल्कि अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है पूरा मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना, प्रश्न का सॉल्यूशन देकर आपको रटाने वाला नहीं हो, बल्कि ये बताने वाला हूं कि कल अगर आपको पेपर मिल रहा है, पेपर में आप प्रश्न देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही प्रारूप आ जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए कल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा समय इधर दे दीजिएगा। हो सकता है आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाए कल के प्रश्न पत्र में, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, और जो कि बढ़िया एवरेज रखते हैं, 50 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं वो 24 अंक के आते हैं, यानी 70-75 नंबर का यहाँ से आपका काम होने वाला है। तो आएंगे क्वेश्चन ऐसे ही जैसे यहाँ पर मैं हल कराने जा रहा हूँ। बस आपको यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कौन सा तरीका, किस तरीके को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्लास को हम अपने शुरू करते हैं, समय को लॉस नहीं करते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में ये बता दिया था, क्या बता दिया था कि जो 6वां प्रश्न है उसका का पार्ट, जिसमें असतत सिद्ध करना था, 2 पार्ट मैंने इस मॉडल प्रश्न पत्र के दिए हैं आप लोगों को। उन वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो उनका दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी क्लास ना की हो किसी भी चैप्टर की तो आप कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सोल्यूशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम खा पार्ट को देखेंगे। का पार्ट मैंने करा दिया था। खा पार्ट में बोला गया है कि 2 परवलय y इक्वल टू आपको दिया गया है x² और एक परवलय का समीकरण दिया गया है y इक्वल टू x। मैंने आप सभी लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था 2 वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना है इसका सूत्र भी बताया था। अभी इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दे रहे हैं, आप इसको खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 5 अंक का प्रश्न है, इसको आप तुरंत उड़ा के रख दोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले निर्देशांक चतुर्थांश बना लेना है। ठीक है, इसमें निर्देशांक जैसे ये x अक्ष की धन दिशा है, ये y अक्ष की धन दिशा है, ये y अक्ष की ऋण दिशा है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है, ये निर्देशांक 0,0 मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। फिर बात करें यहाँ पर 2 हमें वक्र दिए गए। मैंने कहा था कि जब 2 वक्र दिए जाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए परवलय का वक्र, परवलय का समीकरण है y इक्वल टू x²। अगर इसकी तुलना करें आप x² इक्वल टू 4ay वाले परवलय वाले समीकरण से, तो इसका परवलय भी आप खींचना जानते हो। x² इक्वल टू 4ay यानी जो परवलय बनेगा वो y अक्ष की धन दिशा में बनेगा, तो y अक्ष की धन दिशा उधर की ओर है तो जो परवलय बनेगा ये वाला इससे बनेगा। ठीक है, और इस परवलय का जो समीकरण वो कितना है y इक्वल टू x², इसको आप लिख लीजिए। तो हमने पहले वक्र का जो है डायग्राम बना लिया है, यानी वक्र हमने खींच लिया है। उसके बाद जो दूसरा वक्र दिया गया y² इक्वल टू x, अगर इसकी तुलना करें तो ये जो है समीकरण बन रही है y² इक्वल टू 4ax के परवलय के समीकरण से। ठीक है, इसका भी आप लोगों ने जो है आरेख खींचना क्लास 11th में सीखा है कि ये जो आपका परवलय बनेगा वो x अक्ष की धन दिशा में बनेगा। y² इक्वल टू 4ax के टाइप की अगर कोई समीकरण दी होती है तो जो परवलय बनता है वो x अक्ष की धन दिशा में बनता है, तो ये परवलय बन जाएगा x अक्ष की धन दिशा में। इसको ऐसे खींच लेंगे और इस परवलय का समीकरण आपका हो जाएगा y² इक्वल टू x। अब इन दोनों परवलयों के द्वारा, इन दोनों वक्रों के द्वारा जो ये अभीष्ट एरिया घिर रही है, इसको देखिए जरा, आपको इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों वक्रों का चाहिए प्रतिच्छेदन बिंदु, जो कि आप अच्छी तरीके से निकालना जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे y इक्वल टू x² दिया गया है तथा दूसरी समीकरण दी गई है y² इक्वल टू x। इन दोनों समीकरणों को हल करके आपको क्या करना है, आपको प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेना है। a, b मैं यहाँ पर मान के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इतना ही काम करना है। अब जैसे ही आप इनका प्रच्छेदन बिंदु निकाल लेते हो, x और y का मान निकाल लेते हो, तो मान लीजिए प्रच्छेद बिंदु आपका a, b आ गया, या मान लीजिए कि a, 0 आ गया। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए a, 0 आ गया तो x अक्ष की दिशा में आपको a दूरी तय करनी है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा a, 0। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसके सीधी में जब ये रेखा खींची जाएगी तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो 0, b हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, यहाँ का जो इसका प्रच्छेद बिंदु होगा वो आपको यहाँ पर अभी जब निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप प्रच्छेद बिंदु निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्लियर सी बात है, ऐसे मान के बताना जरूरी नहीं। तो इसका प्रच्छेद बिंदु निकाल लीजिएगा, मान लीजिए a, b आ गया आपको। ठीक है, और यहाँ पर इसका निर्देशांक निकाल लीजिएगा a, ये मान लीजिए कि x अक्ष की दिशा में a दूरी तय कर रहा है तो इसका निर्देशांक a, 0 हो जाएगा। अब तो बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? आपने
इन दोनों वक्रों को हल किया तो प्रच्छेद बिंदु ए कामा बी आ गया। तो यहाँ एक्स अक्ष की दिशा में तो ए है दूरी तय की जा रही, वाई अक्ष की दिशा में बी दूरी तय की जा रही, तो इसका निर्देशांक ए कामा 0 हो जाएगा। अब आपको इस अभीष्ट एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने बताया था अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र मैंने आपको बताया था दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। सूत्र बताया था ए से बी लिमिट आपको रखना है, उसके बाद y1 dx, जो पहला आपको वक्र दिया गया है इससे y की वैल्यू निकालोगे एक्स स्क्वायर आएगी, यहाँ पर रख देना है y1 dx और माइनस लगाना है। उसके बाद लिमिट आपकी ए से बी रह जाएगी। जो दूसरा वक्र है उस समीकरण से आपको y की वैल्यू निकाल लेना है, तो ये आपका हो जाएगा y2 dx। जैसे इस समीकरण से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आप लिमिट आप पहले ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। y की वैल्यू x है तो ये एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो अंडर रूट एक्स आ जाएगी, अंडर रूट एक्स dx आ जाएगी। इस समीकरण से y की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट एक्स आ जाएगी। बस अब आपको इन दोनों को हल करके लिमिट पुट कर देना, घटा देना है, जो आपका मान आएगा वो इस अभीष्ट एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग इकाई मात्रक आपको लिख देना है, बस इतना ही काम करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बस इतना ही करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन तो हवा में आप एग्जाम में उड़ा दोगे, ठीक है, तुरंत कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल अगर ना निकाल पाए एग्जाम में तो बेकार है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको कुछ आता ही नहीं है तो फिर बेकार है, ठीक है। या अपने दिमाग में बैठाओ कि सर जी हमको केवल सेंसने चाहिए, हमको रटके जाना है, तो रटके एग्जाम में आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, ऐसा क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा, ये बात मान के चलिएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर गा पार्ट में दो समतल दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं दो समतलों का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, पहले समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो समतल दिए गए हैं कि प्रच्छेदन तथा 1,1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए दो समतल के समीकरण होते हैं वेक्टर r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d1 तथा वेक्टर r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d2, ठीक है। दो समतलों के प्रतिच्छेदन के सूत्र पहले आना चाहिए भैया। प्रतिच्छेदन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदन से जाने वाले, क्योंकि इस प्रश्न में दो बातें पूछी गई, जाने वाले समतल का समीकरण, देखिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो मैं यहाँ पर हल करा दूंगा, बहुत ज़्यादा कठिन है, आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हल तो मैं सब कुछ करा दूंगा यहाँ पर, बस आप पूरी क्लास को देखते रहिए। समतल का समीकरण तुम्हें निकालना है तो दो, जैसे एक समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d1 के टाइप का दिया हो और दूसरा वेक्टर r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d2 के टाइप का दिया हो और दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना हो, तो इसका सूत्र होता है वेक्टर r डॉट, क्या होता है, n1 प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आपका d1 प्लस का लैम्डा d2, ये आपका होता है बस। तो यहाँ पर देखिए दो समतल दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले समतल का समीकरण दिया गया है वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप इक्वल टू दिया गया है 6 और दूसरा समतल का समीकरण दिया गया है वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का दिया गया है 4k कैप, ये दिया गया है, ठीक। इक्वल टू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, माइनस का 5। बोला जा रहा है कि प्रतिच्छेदन तथा 1,1 से जाने वाले, तो पहले प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण हम निकालेंगे। तो प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण ये होता है, ठीक है। आप लिखोगे k, मैंने सूत्र पहले ऊपर लिख दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर लिखेंगे k प्रतिच्छेदन से जाने वाले किसका समीकरण भाई, समतल का समीकरण। आपको सूत्र ये याद होना चाहिए, वेक्टर r होता है, वेक्टर r लिख दीजिए, फिर डॉट लगाइए, n1 वेक्टर तुलना करेंगे तो n1 वेक्टर के स्थान पर लिखा है i कैप, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा यहाँ पर, i कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप लगा लिया आप सभी लोगों ने। इतना करने के पश्चात अब आगे आपको क्या करना है, देखिए प्लस का लैम्डा लगाइए आप, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। n2 वेक्टर, n2 के स्थान पर यहाँ पर देखिए n1 है, यहाँ पर n2 है, थोड़ा सा हमने गलती कर दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n2 के स्थान पर कितना है आपका, n2 के स्थान पर 2i कैप, ये है, प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू d1 के लिए यहाँ पर कितनी 6 है और प्लस का लैम्डा, d2 के लिए कितनी यहाँ पर माइनस का 5 है, यानी यहाँ पर माइनस का 5 लैम्डा डायरेक्ट लिखा जा सकता है।
बताइए इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? इसको थोड़ा और आप सुव्यवस्थित लिख सकते हो। देखिए यहाँ आई, अगर आई आप ले लोगे कॉमन तो ये 1 प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप जे वेक्टर कॉमन लोगे, जे कैप कॉमन लोगे तो 1 प्लस का 3 लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 3 लैम्डा हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप के कैप कॉमन लोगे तो 1 प्लस 4 लैम्डा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा और बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताए। इसको आप मान लेना समीकरण 1, यही भैया आंसर है, बस इतना समझ लीजिएगा। अब इस प्रश्न में ये बोला जा रहा था, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। अब यहाँ पर लेकिन ये बात बोली जा रही है कि जो समतल बिंदु है 1,1,1, इसका अगर हम क्या निकालेंगे, स्थित सदिश निकालेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आएगा, क्योंकि तीनों का गुणांक एक से होकर जाता है। तो होकर जाता है तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने देखो बराबर लगा दिया है, तो यहाँ पर वेक्टर आर की वैल्यू लिख देना, परंतु समतल बिंदु 1,1 ठीक 1, इसका हम क्या निकालेंगे, अगर इसका सदिश समीकरण निकालें, अर्थात इसको अगर चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से क्या होकर जाता है, से होकर जाता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे से होकर जाता है। और होकर जाता है भैया तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, होकर जाता है तो संतुष्ट करेगा। कैसे संतुष्ट करेगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आई कैप और ये सब पूरा आपको नोट कर लेना, 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस जे कैप 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस के कैप 1 प्लस 4 लैम्डा, ठीक, इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। इतना कर लेना है, बताइए कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब आप देखिए आई का मल्टीप्लाई कितना होता है, क्योंकि दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है, आई का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, देखिए चलिए इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस जे डॉट जे का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, के डॉट का मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस का 5 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 है ना, और 1 2 3, ये 3 प्लस का 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 5 लैम्डा और 4 लैम्डा यानी 9 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9 लैम्डा 5 लैम्डा इधर ले आओगे, प्लस का 5 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 6, ये 3 उधर जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 लैम्डा, 9 5 14 है ना, और 6 से 3 जाएगा 3 बच जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 3 बटे कितना आ जाएगा 14। पहले आपको इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। तो मैंने भी आपको आंसर बताया था कि आंसर भैया कौन सा है, भैया आंसर कौन सा, समीकरण 1 जिसको माना है आपने, यहाँ पर इसको समीकरण 1 माना, यही आपका आंसर है। तो इसमें करना क्या है, अब जो लैम्डा का मान आया है, लैम्डा का मान कितना आ गया 3/14, इस लैम्डा के मान को उठा के कहाँ पर रख देना है, समीकरण 1 में। तो लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर अब आप लोग भैया कर लोगे यार, सब कुछ तो इसमें मैंने सॉल्व कर दिया है। जो ये लैम्डा का मान आया ये उठा के यहाँ पर रख दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर, और इसको जब रखोगे तो ये समीकरण कुछ ऐसे मिलेगी, वेक्टर आर डॉट यहाँ पर देखिए आई कैप मिलेगा और लैम्डा का मान रख देना, यहाँ पर लैम्डा का मान, यहाँ पर लैम्डा का मान मिलेगा, जो एलसीएम मिलेगा, जो हर मिलेगा सेम वो हर ले लेना, उधर लैम्डा का मान रख देना, तो आपको समीकरण इस टाइप की मिल जाएगी, वेक्टर आर डैट एन कैप इक्वल टू D1 कैप की मिल जाएगी जब इसको हल करोगे, ठीक है। इस टाइप की मिल जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, बस लैम्डा का मान यहाँ पर उठा के रख देना है, बस। बताइए कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई। देखिए सारे लॉन्ग आंसर हैं, ठीक है, हमें सारे यहाँ पर सॉल्व कराना बहुत ही कम समय में, ठीक है, क्योंकि आपका कल पेपर भी है और समय ज़्यादा लॉस नहीं करना, तो आपको यहाँ पर लैम्डा का मान रख देना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको दो समतल दिए जाएंगे, दोनों समतलों के समीकरण ये होते हैं, वेक्टर आर डॉट N1 वेक्टर इक्वल टू D1 बराबर, तथा दूसरा जो समतल का समीकरण है वेक्टर आर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू D2। अब बोले इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो ये सूत्र होता है वेक्टर आर डॉट N1 वेक्टर प्लस का लैम्डा N2 वेक्टर इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2 वेक्टर। इस समीकरण में रख दीजिएगा तो प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर वो समतल जो है किसी बिंदु से होकर जाता है तो उस बिंदु को सेटिस्फाइड करेगा, उसको आप वेक्टर आर के स्थान पर रख करके लैम्डा का मान निकाल लीजिएगा, लैम्डा का मान उठा के इस समीकरण में रख दीजिएगा, आपको उसका क्या मिल जाएगा, अभीष्ट समीकरण मिल जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न पत्र के अगले क्वेश्चन की ओर। यह प्रायिकता का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, इसको भी यहाँ पर मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है।
अरे मैं सॉल्व भी कराने आया हूँ भैया, अच्छे तरीके से आपको समझाने भी आया हूँ कि अगर ऐसा प्रश्न आपके कल एग्जाम में आता है तो कल को आप गलती कर बैठोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए पूरे प्रश्न को यहाँ पर समझिएगा, रटिएगा नहीं, इसके सॉल्यूशन को रटना नहीं। देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए बोला गया है कि निम्न विरोधों के अंतर्गत z = 3x + 2y का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। रैखिक प्रोग्रामन की मैंने क्लास प्रोवाइड की, हमारे समझ से जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको रैखिक प्रोग्रामन का क्वेश्चन जो है रटा होगा, अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण। इसका प्रोसेस एक बार अभी बता देते हैं क्या करना है। जैसे एक समीकरण यहाँ पर दिया गया है x + y और यहाँ पर दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और दूसरी समीकरण दी गई यहाँ पर 3x + 5y और उसके बाद दिया गया है लेस देन इक्वल टू 15, ये समीकरण दी गई है। और बाकी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इन जो रैखिक आसमिकाएं होती हैं इनको समीकरण रूप में परिवर्तित करते हैं, x + y = 8 और इसकी समीकरण को 3x + 5y = b, हम क्या इसको समीकरण बना लेंगे। और समीकरण बनाने के पश्चात हम एक डिब्बा बना लेते हैं। डिब्बा क्यों बनाते हैं आप सभी को पता है, बिंदु निकालने के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, चतुर्थांश खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। इस समीकरण के लिए अलग डिब्बा बनाना पड़ेगा आपको, पूरा प्रोसेस आपको पता है, बस मैं समझाए दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा तो करना क्या है, अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण निकालने के लिए आपको समीकरण में बदलना। उसके बाद x का मान जैसे आप 0 रख रहे हो तो y का मान कितना जाएगा 8, y के मान 0 रख रहे हो तो x का मान कितना जाएगा 8। यहाँ से बिंदु मिल गया कौन सा आपका, यहाँ से बिंदु मिल गया 0,8 और 8,0। इन दोनों बिंदुओं को आप वहाँ पर आरेख पर आराम से दिखा सकते हो, पटरी से आप माप लीजिएगा, ठीक है, और आराम से दिखा सकते हो। सेंटीमीटर से 1-1 सेंटीमीटर लोगे तब भी आराम से दिखा सकते हो। और 3x में भी आपको पॉइंट ऐसे ही निकालना है कि कुछ सिंपल ही मिले जिससे वहाँ पर खींचने में आसानी रहे। तो जैसे हम x के स्थान पर 0 ले लेंगे तो y के स्थान पर 5 3 15 3 मिल जाएगा। और अगर y के स्थान पर 0 ले लेंगे तो x के स्थान पर हमें 3 25 15 ये मिल जाएगा। यानी यहाँ से एक बिंदु मिल जाएगा 0,3 और 5,0। बढ़िया सा क्वेश्चन था। देखिए दोनों बिंदु आराम से मिल गए। दोनों बिंदुओं को दर्शा सकते हो ना, इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा खींच लेना, इन दोनों बिंदुओं से रेखा खींच लेना, दोनों बिंदुओं के द्वारा जो अभिष्ट एरिया होगा उसके कोणीय बिंदु ज्ञात कर लेना। और कोणीय बिंदु ज्ञात करने के पश्चात यहाँ पर लिख देना z = किसका अधिकतमीकरण निकालना है, अधिकतमीकरण निकालना है 3x + 2y का, ठीक है। कोणीय बिंदुओं पर आपको इसका मान निकालना रहता है। जिस कोणीय बिंदु पर इस z का मान अधिकतम आ जाएगा वही उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, z का मान अधिकतमीकरण हो जाएगा। बताइए बात समझ में कि नहीं समझ में। ये तो सब नॉर्मल क्वेश्चन है यार, कल के पेपर के लिए अगर ये ना कर पाओ तो बेकार है फिर, है ना। चलिए इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं प्रायिकता के क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विरोधों के अंगा नंबर है, ठीक है, जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है भैया, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है अंगा पार्ट। इसको अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है थोड़ा बहुत, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं कराया अभी, तो उसको करा देते हैं। छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% जो है दोनों अखबार पढ़ते हैं। यानी छात्रावास में जो 60% विद्यार्थी हैं वो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं और 20% वो दोनों का अखबार पढ़ते हैं, यानी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम क्या बोला जा रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह ना तो हिंदी और ना तो अंग्रेजी पढ़ता है, ना की बात कहा जा रहा है, तो मतलब h' की बात हो रही है। मतलब हिंदी की अगर प्रायिकता h मान लें तो h' की बात हो रही है। और यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने होने की प्रायिकता। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए हम कैसे कराते हैं आप सभी को। सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे कि मान लेंगे इस प्रश्न में जो h है वो हिंदी का अखबार पढ़ने की घटना है। किसका अखबार पढ़ने की घटना है, हिंदी का अखबार पढ़ने की घटना, अखबार पढ़ने की घटना। भी देखिए ना कितना आसान कर देंगे इस प्रश्न को, है ना। और जो ई मान लेते हैं ये इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की घटना, इसको प्रदर्शित कर लिया हमने। तो अगर यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हिंदी के पढ़ने की, तो आप बताइए भैया हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 100%, मतलब 60% और 40%। 60% पढ़ रहे हैं अंग्रेजी का, नहीं सॉरी हिंदी का, और 40% पढ़ रहे हैं अंग्रेजी का। तो दोनों कितना पढ़ रहे हैं भैया, 100%। ठीक, आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकाले, हिंदी की। तो प्रोबेबिलिटी की संभावना कितनी, 60%। लिख दीजिए भाई 60। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, सभी को याद होगा, 2 3 6 और 2 5 10। आपको काटना नहीं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी आप किसका मान निकालोगे, इंग्लिश पढ़ने की घटना। तो इंग्लिश कितने परसेंट विद्यार्थी पढ़ते हैं, 40%। कितने परसेंट में, 100% में। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 हो जाएगा। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान हमने निकाल लिया, इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता मैंने निकाल ली। अब ये बोल रहे हैं कि 20% दोनों पढ़ते हैं, दोनों का मतलब जो है
इंटरसेक्शन की बात हो रही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का मान निकालेंगे तो 20% पढ़ रहे हैं, कितने परसेंट में से 100% में से 20 पंचे 100, 1/5 यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लेना है। अब ए पार्ट को ध्यान दीजिएगा, बस समझिए, वो क्वेश्चन में कोई दम नहीं। बोल रहे हैं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हैं, ठीक है, ना तो अंग्रेजी का हिंदी का पढ़ती है और ना तो हिंदी का पढ़ती हैं। मतलब अभीष्ट प्रायिकता यहाँ से जो हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आप सभी को, अभीष्ट प्रायिकता अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। डैश का मतलब होता है ना, ठीक है, ना तो वो हिंदी का पढ़ रहे हैं ना तो इंग्लिश का पढ़ रही हैं, तो इसकी प्रायिकता निकालना है। तो आप सभी को पता है कि ये वैल्यू जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई डैश के होल डैश भी ऐसे लगा सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई के बराबर होती है। मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया था जब प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास मैंने बताई, ठीक है, तो ये इसके बराबर होती है। अब इसका मान कैसे आएगा, इसका मान भी देखिए कैसे आ जाएगा, 1 माइनस इसका मान मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, अरे मतलब दोनों है, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होता है सूत्र, प्रोबेबिलिटी सॉरी यहाँ पर इसका मान निकालेंगे माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, बस ये होता है सूत्र इसका मान निकलने के लिए। आप सबको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही सूत्र मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना आया भैया 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का मान कितना आया है 3/5, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का मान कितना है 1/5। क्या हल कर सकते हो, बिल्कुल हल कर सकते हो। 1 माइनस यहाँ पर देखिए, एक हर ले लेंगे 5, 3 2 5, 5 से 1 जाएगा 4, ठीक है, इसको यहाँ पर हल कर लेंगे तो ये 5 1 कम 5, 5 से 4 जाएगा, तो ये आपका आ जाएगी अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता बराबर कितनी आ जाएगी, 5 1 कम 5, 5 से 4 जाएगा, ये 1/5 आ जाएगी। आंसर सही है, क्यों सही, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से कम होता है। उसके बाद आगे बात करें, यहाँ पर जो दूसरी बात कही जा रही है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती हैं तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरी बात समझिए, बहुत आसान है, बी पार्ट मैंने कहा था अभीष्ट प्रायिकता। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले की प्रायिकता निकालिए। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जबकि वो हिंदी का अखबार पढ़ चुकी हैं। मैंने बताया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालना है, जबकि हिंदी का अखबार वो पढ़ चुकी हैं, यानी एच वाली जो घटना है वो घटित हो चुकी है। तो इसका मैंने सूत्र आप सभी लोगों को बताया था। क्या सूत्र बताया था, सूत्र बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, और बटे में जो नीचे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए, बस। है आसान कि नहीं आसान है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच की अगर बात करें तो ई इंटरसेक्शन एच बोलो चाहे एच इंटरसेक्शन ई बोलो, बात सेम ही, 1/5 रख दो भैया और बटे में जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का मान है 3/5, रख दिया 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। अब इसी प्रश्न में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालिए, तो बस उल्टा कर दीजिएगा, एच ऊपर कर दीजिएगा, ई नीचे कर दीजिएगा। बात समझ आ गई ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा, तो आप छोड़िएगा नहीं समझ लीजिए, समझ लीजिए। इतना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है हमारे, इतना मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं और ऐसा भी प्रश्न आप अगर भूल जाएंगे तो मेरे पढ़ाना बेकार है ना। समझ में आ रही बात। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, इसको रब करें यहाँ पर, ठीक, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और 8 अंक वाले प्रश्न देखते हैं कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी प्रोवाइड किया है, हो सकता है सभी लोगों ने देखा हो, ठीक है, हो सकता है कि अभी 2 दिन पहले दिया है तो देखा तो होगा ही। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा 7। जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 होता है वो 8 अंक का प्रश्न होता है, और तीनों में 2-2 प्रश्न दिए रहते हैं, एक प्रश्न हमें करना रहता है। देखिए कितनी छूट है, तब भी 95 प्लस नहीं ला सकते हो। अरे ला सकते हो यार। 7 के का पार्ट को देखें, है ना, 7 के का पार्ट में बोला गया है कि ए इनवर्स इक्वल टू, देखिए कितना आसान प्रश्न। ए इनवर्स इक्वल टू आपको दिया गया है 3 माइनस का 1 और 1, ठीक है, माइनस का 15, और उसके बाद 6 दिया गया है, माइनस का 5 दिया गया है, 5 दिया गया है, माइनस को 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए और b इक्वल टू आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, b इक्वल टू आपको दिया गया है 1, 2 और माइनस का 2, ठीक है।
उसके बाद दिया गया है माइनस का 1 3 और 0 दिया गया है, उसके बाद 0 माइनस का 2 1 ये दिया गया है। आपसे ये बोला जा रहा है कि ये ए इनवर्स का मान है और ये बी का मान है, बस यही समझना है, यही तो लॉजिक है भैया। ए इनवर्स का मान दिया, जबकि ए का मान दिया होता तो लड़के सोचते कि अरे ये तो आसान प्रश्न है, लेकिन ए इनवर्स दे दिया और बी का मान दे दिया और पूछा जा रहा है कि ए बी इनवर्स का मान निकालिए, ए बी इनवर्स का मान। तो जिनको भैया प्रॉपर्टी नहीं आती वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप भी ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी? ये होती है कि जो ए बी का होल इनवर्स होता है वो बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स के बराबर होता है। अब हो गया आसान ना, बताइए हो गया आसान कि नहीं हो गया? क्या यहाँ पर आप का गुणनफल करना भी हमको बताना पड़ेगा हैं? अब बोर्ड एग्जाम कल है तो आप का गुणनफल तो करना जानते हो ना। ए बी की पावर -1 यानी ए बी इनवर्स का जो मान होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, ये इनवर्स ए पर ले आएंगे, ए इनवर्स और बी इनवर्स कर देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ये होती है। मैंने आप सभी लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। प्रश्न पत्र में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि मैंने आपको ना पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी का होल इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ए इनवर्स का मान ये दिया है और यहाँ पर आप 3/3 का दिया गया, तो क्या आप इसका बी इनवर्स नहीं निकाल सकते हो? निकालने का पूरा प्रोसेस पता है, ठीक है। इसको आप जो है आराम से बी इनवर्स यहाँ से निकाल लीजिएगा और बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देना है। 3/3 का आपको एक भी मिल जाएगा, वही आपका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? बस ये चीज़ पता होती तो कोई दिक्कत ना होती। चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, 7 का खा पार्ट की ओर, ठीक है। 7 के खा पार्ट की ओर चलते हैं, 7 के खा पार्ट की ओर। हाँ, अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लग रहा है कि सर जी हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, हम इसको जो है घोल के पी करके जाएंगे और तभी वहाँ पर जो है आराम से कर पाएंगे, तो ये फिर आप हमको क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सलूशन दे दूँगा, आप रट के चले जाइएगा। अरे मैथमेटिक्स भैया रटी नहीं जाती है, मैथमेटिक्स को समझा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, ये चीज़ चिंतन करने का आपको भी मतलब आपका मन होना चाहिए। ये थोड़ी कि प्रश्न आप रट ले लीजिए, अब ऐसा प्रश्न आपने देख लिया, प्रोसेस समझ लिया, आपको वहाँ पर गुड़ा भाग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई खा पार्ट है ना, 7 का खा पार्ट। 7 के खा पार्ट में बोला जा रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म। मैंने कहा कि 8 नंबर का युग भैया आना ही आना है, लिख के रख लो, ठीक है। ये हर साल आता है और ना दिए तो भाई ये मान के चलिए फिर धोखड़ बात हो जाएगी, क्योंकि ये किसी प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न है ही नहीं कि ये ना आया हो। मतलब हर प्रश्न पत्र में या चाहे कोई आप मॉडल पेपर उठा लीजिए, आंसर पेपर उठा लीजिए, इसीलिए मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। 2z = 4। यहाँ पर रैखिक समीकरण निकायों को हल करने के लिए प्रोसेस हम बता दे रहे हैं क्या करना है आपको। आप समीकरण ax बराबर b से हल करना है, जिसमें जब x का मान निकालना है तो a इनवर्स b आप करोगे, ठीक। अब बात आती है a क्या है, तो a आप का निर्माण करने के लिए x का एलिमेंट 3, y का एलिमेंट -2, z का एलिमेंट 3, x का एलिमेंट 2, y का एलिमेंट 1, z का एलिमेंट -1, x का एलिमेंट 4, y का एलिमेंट -3 और z का एलिमेंट 2। इस तरीके से आप भी a का निर्माण हो जाएगा। b का निर्माण करना है तो b जो होता है ये इधर वाले एलिमेंट होते हैं 8 1 4, और जो x होता है x आप भी का आप ऐसे x y z बनाओगे, 3 आपके वेरिएबल हैं। उसके बाद क्या करना है, बस आपको x के स्थान पर ये चीज़ रख देना है। पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस 3x3 आप भी का a इनवर्स निकालना, जैसा भी मैंने आपको बताया, ठीक है। a इनवर्स निकालने के पश्चात आपको क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका जो आएगा आंसर वो एक लाइन में ऐसे आएगा। जैसे मान लीजिए 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, तुलना करोगे x का मान 3 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा और z का मान 1 आ जाएगा। ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं समझिएगा यही आंसर है, समझ रहे हो ना, बस ऐसे ही करना है। तो रैखिक समीकरण निकायों को हल करना एकदम खेल है भैया, बच्चों का खेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप छोड़िएगा ना, इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। अब इतना बताने के बावजूद भी आप लोगों को लगे कि हम एग्जाम में नहीं कर पाएंगे तो बेकार है भैया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो का पार्ट है उसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए भैया, ठीक है। ये है समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन। इसको यहाँ पर हम भैया आपको सॉल्व भी करा देंगे। क्यों सॉल्व करा देंगे, इसलिए सॉल्व करा देंगे जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए समाकलन के अनुप्रयोग का तो आप जो है हल कर ले जाएं। इसमें बोला जा रहा है, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि परवलय दिया गया है y² = 4ax, ठीक है, और उसके नाभिलंब से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जिन्होंने क्लास 11th में नाभिलंब का समीकरण पढ़ा है,
जब परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो नाभिलंब का समीकरण क्या होता है, नाभिलंब का समीकरण x बराबर a होता है। क्या होता है, x बराबर a होता है। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी कि एग्जाम में ये पूछा गया है और 3-4 बार आ चुका है कि दिखाइए कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल 8/3 a स्क्वायर होगा। ये सिद्ध करने के लिए भी बोल सकता है। तो इस प्रश्न को 3-4 बार पूछा गया है और 3-4 बार इसको घुमा घुमा के पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था समाकलन के अनुप्रयोग में जब आपको एक वक्र का समीकरण दिया जाए और एक रेखा का समीकरण दिया जाए तो मैंने अच्छे तरीके से बताया था पट्टिका खींच के कैसे क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चतुर्थांश खींच लोगे बिना शरमाए हुए, है ना। वाई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा प्लस, ये वाई ऋणात्मक, ये एक्स अक्ष धन, ये एक्स अक्ष ऋण। आप देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया गया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स अक्ष की धन दिशा में परवलय खींचना है और इसका यहाँ पर क्या करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax समीकरण डिनोट कर देना है। कर लोगे। इतना करने के पश्चात इन्होंने देखिए उसके बाद नाभिलंब से, अब नाभिलंब का समीकरण होता है x बराबर a, तो यहाँ पर अगर कोई ना भी है इसका निर्देशांक a, 0 हो गया तो नाभिलंब ये आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस नाभिलंब के द्वारा जो ये एरिया घिर रही है, अभीष्ट एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया और नीचे वाली जो एरिया घिर रही है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए लिमिट आपको ध्यान देना, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। लिमिट की बात करें तो 0 से a लिमिट आपकी हो जाएगी। और अगर हम इस इतने भाग का एरिया निकाल लें, इतने भाग का एरिया, और इसका 2 गुना कर दें, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर 2 नहीं किया था, इसको 2 कर दिया। हम इस अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर चाहे एक्स अक्ष की दिशा में पट्टिका खींच ले और चाहे वाई अक्ष की दिशा में पट्टिका खींच ले। तो मान लीजिए मैंने ये पट्टिका खींच लिया, ये पट्टिका मैंने खींच लिया। अगर ये पट्टिका खींच ले तो पट्टिका किस आकार की होती है भैया, आयत के आकार की होती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी, y, तो y लिख देंगे, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x, तो चौड़ाई के स्थान पर x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई आपका होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया dx, और लंबाई क्या है y, तो ये आपका हो जाएगा y dx। अब y का मान इस समीकरण से रख दीजिएगा, ये हो जाएगा 2, लिमिट हो जाएगी 0 से a, y का मान यहाँ से निकालेंगे तो y का मान हो जाएगा देखिए √4ax यानी 2√ax हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2√ax। इसका समाकलन कर लेना अच्छे तरीके से, 2 बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए √a भी अचर पद, उसको भी बाहर कर लेंगे, समाकलन कर देंगे 0 से a का √x का हम समाकलन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4√a। और इसका समाकलन करने के लिए आप क्या करोगे, आप सभी को पता है x की पावर ये 1/2 प्लस यानी 3/2 हो जाएगा, और बटे में 3/2 हो जाएगा, और लिमिट आपकी 0 से a हो जाएगी। अब ये देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, ये 4 दूनी 8/3, और ये √a हो जाएगा। और यहाँ पर वेरिएबल में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लोगे तो अभीष्ट एरिया का क्षेत्रफल अभीष्ट एरिया आ जाएगी 8/3 √a आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए भाई ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a की पावर 3/2 का मतलब ये है कि √a इंटू में a। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो ये आपका हो जाएगा 8/3 √a का गुणा a, और a का गुणा करेंगे a स्क्वायर। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वर्ग इकाई। आप क्वेश्चन ना लगा पाओ तो बेकार है भैया। हो गया क्वेश्चन की नहीं हो गया बताइए। ये सिद्ध करने के लिए भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये छोड़ना नहीं प्रश्नों को भैया। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएगा कि एक वक्र का समीकरण दिया गया, एक रेखा का समीकरण दिया रहेगा, या तो फिर दोनों वक्रों का समीकरण दिया रहेगा। और दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने इस क्लास में मॉडल प्रश्न पत्र में अच्छे तरीके से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में नहीं छोड़ोगे, आप फोड़ के ही आओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है खा पार्ट। इसको तो मैंने अच्छे तरीके से बताया है। मैंने कहा था कि अवकल समीकरण, देखिए यहाँ पर दिया गया है dy/dx माइनस का y इक्वल टू cos x। मैंने कहा था कि जो अवकल समीकरण चैप्टर है, अवकल समीकरण चैप्टर से जो है सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो समघात अवकल समीकरण का है और रैखिक अवकल समीकरण को हल करना है। रैखिक अवकल समीकरण में 2 रूप हैं, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक जैसे ही आप क्लिक करोगे सबसे पहले अवकल समीकरण की दोनों क्लासें मिलेंगी। दूसरी क्लास कर लीजिएगा, उसमें मैंने रैखिक अवकल समीकरण को भी हल करना बताया है और समघात अवकल समीकरण को हल करना बताया है। इस मॉडल प्रश्न पत्र में रैखिक अवकल समीकरण दी है तो रैखिक अवकल समीकरण भी पूछी जा सकती है और समघात अवकल समीकरण भी पूछी जा सकती है। ये किस रूप का है वो मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ। ये रूप है इसका, ये रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस का py
इक्वल टू क्यू के रूप का है, इस रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं, समाकलन गुणांक यहाँ पर इस रूप में हो जाता है ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर समाकलन ऑफ पी डी एक्स। पहले आप इसका मान निकालोगे और उसके बाद इसका अभीष्ट हल निकालोगे, तो समीकरण लगाओगे वाई इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू समाकलन ऑफ क्यू इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में डी एक्स और प्लस का सी, बस इसी में मान रख देना है, ये आपकी हल हो जाएगी। आई बात समझ में? क्या करना है एक बार और सुनिए। सबसे पहले जो समीकरण दिखे इसको इससे तुलना करना है। पी का मान यहाँ से देखोगे एक आ जाएगा, क्यू का मान देखोगे cos x आ जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू निकाल लेना, ई की पावर पी डी एक्स जो मान आएगा वो यहाँ पर रख दीजिएगा, इंटू में वाई कर दीजिएगा, क्यू का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, इसका समाकलन कर लीजिएगा, बस यही आपका अभीष्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए अब इतना भी आसान प्रश्न आपको कहीं पर मिलेगा? है नहीं पढ़ा है तो भैया प्ले लिस्ट पर जाइए देख लीजिए। अब वहाँ पर आपको हम पैदल लेकर तो जाएंगे नहीं, ठीक है, आप लोग खुद देखना चाहोगे, आपके अंदर खुद ललक होगी कि हमको बोर्ड में 95 प्लस करना है, तो ये आप सारे प्रश्न सीख के जाओगे। ये रैखिक अवकल समीकरण का था, समघात अवकल समीकरण को भी नहीं छोड़ना, ठीक है। एक विद्यार्थी हमसे पूछ रहा था कि सर जी हम कैसे पहचानेंगे कि समघात अवकल समीकरण है? क्या बात यार, तुम लोगों ने पूछी थी कैसे पता लगाएंगे कि समघात अवकल समीकरण। अरे मैंने अच्छे तरीके से बताया कि कैसे पता लगाएंगे। यार जब वीडियो ही नहीं देखोगे, आप क्लास ही नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा? समघात अवकल समीकरण में अंश और हर की जो घातें होती हैं, जो पदों पर लगी होती है वो समान होती हैं, बस सीधी सी बात। पता नहीं कैसे आप लोगों को भाई, ये भी मैंने चेक करना बताया कि समघात है कि नहीं है। आप प्ले लिस्ट देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया है, लेकिन नहीं देखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के का पार्ट में ये जो प्रश्न है मैंने कई बार आपको निश्चित समाकलन की क्लास में भी बताया है, अब इसको यहाँ पर हम नहीं बताएंगे। लॉग साइन एक्स डी एक्स, मैंने कहा था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है, ठीक। कभी कभी ये सिद्ध करने के लिए भी हो जाता है कि सिद्ध कीजिए इसका मान इसके बराबर होगा। इसका ये आपका आज के क्लास का होमवर्क है, और इसके बाद वाला जो तगड़ा क्वेश्चन वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैंने बताया है मैराथन क्लास में, देख लीजिएगा। खा पार्ट इसको देख लेते हैं। खा पार्ट थोड़ा सा तगड़ा है, इसको बता देंगे, हमको भी थोड़ा मजा आएगा। ये दिया गया है 0 से पाई, ठीक, और दिया गया है एक्स डी एक्स अपान में, देखिए भाई ये दिया गया है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं बताया, लेकिन अभी देखिए जब इसको हल करेंगे तो जो रूप बनेगा वो मैंने हल करना बताया है आपको, ठीक है। एक्स डी एक्स ऊपर एक्स डी एक्स, बताइए है क्वेश्चन आसान कि नहीं? क्वेश्चन आसान है। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर लोगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, और कभी कभार ये सिद्ध करने के लिए भी बोल दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए पाई स्क्वायर बाई 2ab। अरे ये प्रश्न भी आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिया है, कल की क्लास में समाकलन मैंने पढ़ाया है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, यही प्रश्न तो होमवर्क के लिए दिया था, तो हमने सोचा आप लोगों ने कर लिया होगा। अब नहीं कर रहे हो तो हम करके बता नहीं रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको परगुण का यूज करना है भैया। परगुण का यूज क्या करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो आई इक्वल टू, अगर आप परगुण का यूज कर दो, इसको समीकरण 1 मान लो, और चौथे परगुण का यूज कर दो जिसमें लिमिट से हम घटाते हैं, तो एक्स के स्थान पर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस का एक्स, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर। हम सब काम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है और आपके पास भी समय कम है। हमने चौथे प्रगुण का यूज किया, इतना तो समझ पा रहे हो ना। अब चौथे प्रगुण का यूज करने के पश्चात यहाँ पर देखेंगे क्या मिलेगा हमें। इसको समीकरण 1 मान लिया 0 से पाई, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका पाई माइनस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, अपान में आ जाइए ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बना लोगे तो कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, यानी ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन ही रहता है, और दूसरे चतुर्थांश में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, और वही पुराना काम समीकरण 1 प्लस 2 कर लीजिएगा, तो आई आपका हो जाएगा 2i LHS, और यहाँ पर लिमिट 0 से पाई हो जाएगी। हर दोनों का सेम मिल जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद डी एक्स लिख दीजिएगा। जब इसको जोड़ोगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल पाई बचेगा, पाई बाहर आ जाएगा, और इसमें आप क्या करोगे, इसमें वही पुराना काम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दोगे। 2i बराबर आपका कितना हो जाएगा, पाई बाहर हो गया, लिमिट 0 से पाई हो गया, डी एक्स अपान में बच गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इतना करने के पश्चात आप सभी लोगों को पता है क्या करते हैं भैया, बताइए।
वही पुराना काम, कॉस स्क्वायर से अंश और हर में भाग कर देंगे। मैंने अभी कल ये क्वेश्चन बताया था, अभी नहीं याद हो तो बेकार है। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, जैसे भाग करेंगे ए स्क्वायर, और इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो बी tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और फिर मैंने क्या कहा था कि हम मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे, बी tan एक्स बराबर टी, तो ये आपका हो जाएगा बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। ठीक है, या बी उधर लेकर जाएंगे तो डी टी बाई बी आ जाएगा। 2i बराबर 1/b बाहर हो जाएगा, और पाई है तो पाई तो बाहर रहेगा ही, लिमिट 0 से पाई हो जाएगी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर आप डी टी बाई बी रखोगे तो बाई बी बाहर कर दिया, डी टी रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर बना, टी स्क्वायर। इसका समाकलन मैंने कितना बताया आप सभी को होता है, इसका समाकलन भैया होता है tan इनवर्स 1/a, पहले बाहर कर लीजिए, 1/a tan इनवर्स t बाई ए प्लस सी लगा दीजिए। लिमिट जो है उसको तो पुट करना है, लिमिट 0 से पाई है। बताइए क्वेश्चन मैंने कितना हलवा कर दिया है, अब भी नहीं लगा पाओगे, बताओ भाई हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू लिमिट है, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई बाई ए बी आपका हो गया। ठीक है, और वहाँ पर देखिए आप बहुत लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, गलत हो जाता है। डायरेक्ट लिमिट आपको पुट नहीं करना, पहले टी का मान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपने जहाँ पर माना वहाँ पर लिमिट का मान चेंज तो किया नहीं है। तो टी किसको माना, बी tan एक्स को, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स बी tan एक्स अपान में कितना है ए। अब लिमिट पुट कर दीजिएगा, 0 से पाई है प्लस का सी, पुट कर दीजिए 2i इक्वल टू पाई अपान आई का मान निकालना तो 2 आ जाएगा बटे में, पाई अपन 2a भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें जो है अपर लिमिट पुट कर देना है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है, और हल करने के पश्चात आप आंसर निकाले ना, जो भी आंसर आएगा ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और भी आप कर सकते थे, क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक लिमिट आप यूज कर सकते थे। कौन सी लिमिट यूज कर सकते थे, यहाँ पर आप अगर चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, और यहाँ पर लिमिट में 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, ये भी आप सभी लोग कर सकते थे। तो आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर ये प्रगुण भी यूज कर सकते थे, तब भी आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, प्रगुण का यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते थे। फिलहाल आंसर आपका आ चुका है, और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में मैंने आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र हल करा दिया है अच्छे तरीके से। आपको इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने भी प्रश्न मैंने, जितने भी टाइप के प्रश्न हल कराए हैं, इन सारे टाइप के प्रश्न अच्छे तरीके से आपको तैयार हो गए होंगे, और कल का पेपर आप सभी लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।